वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स का प्रोटेक्शन। हमें पता है लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स। ठीक है, लायोफिलिक जो कोलोइड्स होते हैं वो लायोफोबिक कोलोइड्स के कंपेयर में क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? बिकॉज दे आर कवर्ड बाय अ शीट ऑफ लिक्विड इन विच दे आर डिस्पर्ज। ठीक है, जिस डिस्पर्जन मीडियम में लायोफिलिक कोलोइड्स को प्रिपेयर किया जाता है वो डिस्पर्जन मीडियम उन कोलोइड पार्टिकल्स के अराउंड एक शीट का फॉर्मेशन कर देता है। इस वजह से उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लायोफोबिक सोल्स के। ठीक है, अब लायोफोबिक सोल्स की स्टेबिलिटी कम है तो उनमें इलेक्ट्रोलाइट की स्मॉल अमाउंट ऐड करने पे वो क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, लायोफोबिक कोलोइड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसके लिए लायोफोबिक कोलोइड्स में लायोफिलिक कोलोइड्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, इससे होता क्या है, देखो व्हेन लायोफिलिक कोलोइड या लायोफिलिक सोल इज एडेड टू लायोफोबिक सोल, द लायोफिलिक पार्टिकल्स फॉर्म अ लेयर अराउंड लायोफोबिक पार्टिकल्स। जब लायोफोबिक कोलोइड में लायोफिलिक कोलोइड्स को ऐड किया जाता है तो लायोफिलिक कोलोइड के पार्टिकल्स लायोफोबिक कोलोइड पार्टिकल्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं या एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड दस प्रोटेक्ट लायोफोबिक पार्टिकल्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। और इस तरीके से क्या करते हैं, लायोफिलिक कोलोइड्स लायोफोबिक कोलोइड्स को इलेक्ट्रोलाइट के कोगुलेशन की हेल्प से प्रोटेक्ट करते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे देखो, लायोफिलिक कोलोइड्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलोइड। ठीक है, और लायोफोबिक कोलोइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लायोफिलिक कोलोइड को यूज किया जाता है, ठीक है, तो लायोफिलिक कोलोइड को ही क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिव कोलोइड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये लायोफोबिक कोलोइड्स की प्रोटेक्शन कर रहा है, किससे, इलेक्ट्रोलाइट्स से। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही ऐड किया जाता है लायोफोबिक कोलोइड्स का क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लायोफिलिक कोलोइड्स को ऐड किया जाता है। आ रही है बात समझ में? इसे ही क्या बोला जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में? डायग्राम की हेल्प से अगर इसे हम समझना चाहें तो देखो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ये एक कोई कंटेनर लिया मैंने, इसमें कुछ लायोफोबिक कोलोइड्स के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। क्लियर? अब जैसे ही मैं इसमें क्या करूँगा, लायोफिलिक कोलोइड्स को ऐड करूँगा। लायोफिलिक कोलोइड क्या है, प्रोटेक्टिव कोलोइड है क्योंकि ये प्रोटेक्शन करेगा। तो होता क्या है, लायोफिलिक कोलोइड्स के पार्टिकल जो होते हैं इन लायोफोबिक कोलोइड्स के अराउंड क्या कर लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। जैसे मैंने एक पार्टिकल के अराउंड ये प्रोटेक्टिव लेयर बना के समझा दिया, तो ये क्या हो गई, प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। ठीक है, सभी के अराउंड होती है, अपन ने केवल डायग्राम से समझा है। ठीक है, तो लायोफोबिक कोलोइड पार्टिकल्स के अराउंड क्या कर रहे हैं, लायोफिलिक पार्टिकल्स एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं। अब जैसे ही तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे लायोफोबिक कोलोइड्स में, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर देता है, उसका कोगुलेशन कर लेता है क्योंकि लायोफोबिक कोलोइड अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, बट होता क्या है, जैसे ही ये प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, अब इलेक्ट्रोलाइट का इससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा नहीं, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अगर इससे होगा नहीं तो कोगुलेशन होगा नहीं, और इस तरीके से लायोफोबिक कोलोइड्स का क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए जो लायोफिलिक कोलोइड्स को यूज़ किया जाता है उन्हें प्रोटेक्टिव कोलोइड बोला जाता है, और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है सिंपली प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो सिंपली क्या बोल सकता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड्स by the help of lyophilic colloids from electrolytes is called protection of colloid। ठीक है, लायोफोबिक कोलोइड्स का लायोफिलिक कोलोइड की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइट्स से जो प्रोटेक्शन होता है उसे ही सिंपली हम प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स बोलते हैं। आ रही होगी यहाँ तक बात समझ में? अब प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स के कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। देखो, जब क्या किया जाता है आइसक्रीम में, ठीक है, ऑन मिक्सिंग जिलेटिन इन आइसक्रीम, जब आइसक्रीम में किसको मिक्स किया जाता है, जिलेटिन को मिक्स किया जाता है, तो जिलेटिन क्या करता है, आइस को, मिल्क को और शुगर को कोगुलेट होने से प्रोटेक्ट करता है।
आ रही है बात समझ में? दैट मीन्स जिलेटिन यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिव कोलोइड की तरह एक्ट कर रहा है। किसके लिए? आइसक्रीम की तरह। आइसक्रीम क्या होता है? कोलोइड होता है, ठीक है। सिमिलरली आफ्टर मिक्सिंग जिलेटिन इन गोल्ड सोल, गोल्ड का जो कोलोइड होता है वो लायोफोबिक होता है, उसमें जैसे हम लायोफिलिक कोलोइड जिलेटिन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करता है। किससे? NaCl से कोगुलेशन के लिए, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग जिलेटिन इन गोल्ड सोल इट इज़ नॉट कोगुलेटेड बाय एडिंग NaCl, ठीक है। जब गोल्ड सोल में जिलेटिन को ऐड कर दोगे तो उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब तुम उसमें इलेक्ट्रोलाइट NaCl को ऐड करो, उसका कोगुलेशन करने के लिए वो कोगुलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिलेटिन उसका क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। आ रही होगी बात समझ में? इसके बाद में देखो अलग अलग टाइप के लायोफिलिक जो कोलोइड्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करने की जो पावर होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जो प्रोटेक्टिव कोलोइड्स होते हैं, या बोल लो डिफरेंट टाइप के जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं उनकी प्रोटेक्टिंग पावर को, ठीक है, गोल्ड नंबर की हेल्प से क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। और गोल्ड नंबर क्या चीज़ होती है, इसको अब हम देखते हैं। देखो गोल्ड नंबर क्या चीज़ होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड इन मिलीग्राम विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल बाय 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। दैट मीन्स किसी प्रोटेक्टिव कोलोइड की मिलीग्राम में वो मिनिमम अमाउंट जो 10 ml गोल्ड सोल का कोगुलेशन होने से प्रिवेंट कर दे, किसकी हेल्प से, 1 ml 10% NaCl की हेल्प से, ठीक है। किसी प्रोटेक्टिव कोलोइड की, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी प्रोटेक्टिव कोलोइड की मिलीग्राम में वो अमाउंट जो 10 ml गोल्ड सोल का कोगुलेशन होने से रोक दे 1 ml ऑफ 10% NaCl की हेल्प से, इसे ही क्या बोला जाता है, गोल्ड नंबर बोला जाता है। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं इजीली। देखो एक कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, गोल्ड सोल प्रेजेंट है, ठीक है। अब गोल्ड सोल का मैं क्या कर रहा हूँ, कोगुलेशन कर रहा हूँ। किसकी हेल्प से कोगुलेशन कर रहा हूँ, मैं इसमें 10% NaCl सॉल्यूशन है, एक NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 10%, उसका 1 ml ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो गोल्ड सोल का कोगुलेशन करने के लिए मैं 10% NaCl का 1 ml ऐड कर रहा हूँ। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे प्रोटेक्टिव कोलोइड की मिलीग्राम में जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर होगी वही मेरे लिए क्या कहलाएगी, गोल्ड नंबर कहलाएगी, ठीक है। किसी गोल्ड सोल का 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से कोगुलेशन होने को रोकने के लिए प्रोटेक्टिव कोलोइड की मिलीग्राम में जो मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी उसे ही मैं क्या बोलूँगा, गोल्ड नंबर बोलूँगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसके बाद में देखो जो गोल्ड नंबर होती है वो प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड, या सिंपली बोल लो प्रोटेक्टिव पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड से किस तरीके से रिलेट रहती है, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलोइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। दैट मीन्स जिस प्रोटेक्टिव कोलोइड का गोल्ड नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। सिमिलरली जिस कोलोइड या जिस प्रोटेक्टिव कोलोइड के लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी प्रोटेक्शन पावर उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये इनमें रिलेशन होता है जो किसकी हेल्प से देखा जाता है, गोल्ड नंबर से। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं गोल्ड नंबर की हेल्प से किस प्रोटेक्टिव कोलोइड की प्रोटेक्शन पावर ज़्यादा है और किसकी प्रोटेक्शन पावर कम है। गोल्ड नंबर समझ में आ गया होगा, और गोल्ड नंबर का प्रोटेक्टिव पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड के साथ रिलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में देखो जो जिलेटिन होता है, जिलेटिन सबसे बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलोइड होता है, ठीक है। जिलेटिन इज़ बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलोइड। क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए जो गोल्ड नंबर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। जिसके लिए गोल्ड नंबर मिनिमम होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर जो होता है मिनिमम होता है, इसलिए इसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आ रही होगी बात समझ में। तो यहाँ पर अपना जो प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इस लेक्चर में अपना वो है इमल्शंस। एंड इमल्शन इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। इमल्शन क्या होता है, 2 इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है।
एक्चुअली में दो इमिसिबल लिक्विड्स को जब मिक्स करके अच्छे से सेक किया जाता है तो एक कोर्स मिक्सचर मिलता है। उस कोर्स मिक्सचर को क्या बोला जाता है? इमल्शन बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो दोनों लिक्विड हैं या दोनों कंपोनेंट जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिक्स कर रहे हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इमल्शन में डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड होती है एंड डिस्पर्जन मीडियम भी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में अगर हम बात करें इमल्शन के टाइप्स की, तो इमल्शन जनरली दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन, फर्स्ट ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड सेकेंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। क्लियर? अब ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इमल्शंस वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्जन मीडियम एंड ऑयल एक्ट्स एज डिस्पर्ज्ड फेज। ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्शन नाम से पता चल रहा है ऑयल प्रेजेंट है किसमें? वाटर में। दैट मीन्स वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है और जिसकी अमाउंट कम होती है वो क्या होता है? डिस्पर्ज फेज होता है। दैट मीन्स वाटर में ऑयल की ड्रॉप्स डिस्पर्ज्ड है। ठीक है, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन में वाटर तो एज डिस्पर्जन मीडियम होता है एंड ऑयल क्या होता है? एज ए डिस्पर्ज्ड फेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन इमल्शंस को O/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। O/W दैट मीन्स ऑयल इन वाटर इमल्शन। ठीक है, इनके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इनके एग्जांपल है मिल्क, वेनिशिंग क्रीम एट्सेट्रा। ठीक है, एंड सिंस वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट सो दीज इमल्शंस आर ऑल्सो नोन एज एक्वस इमल्शन। इन इमल्शंस में वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए इनको एक्वस इमल्शन भी बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद में अगर डायग्रामेटिकली इनके रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कंटेनर में वाटर की ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है और उसमें उस ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में कौन प्रेजेंट है? ऑयल की ड्रॉप्स प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑयल इन वाटर इमल्शन को। ठीक, इसके बाद में जो सेकंड टाइप है इमल्शन का वो कौन सा है? वाटर इन ऑयल इमल्शन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W/O से, वाटर इन ऑयल इमल्शन। यहाँ पर भी पता चल रहा होगा वाटर प्रेजेंट है ऑयल में, दैट मीन्स ऑयल की अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सच टाइप ऑफ इमल्शंस ऑयल एक्ट्स एज डिस्पर्जन मीडियम एंड वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्ज्ड फेज। इस टाइप के इमल्शन में ऑयल डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट करता है क्योंकि उसकी अमाउंट ज़्यादा है एंड वाटर डिस्पर्ज फेज की तरह एक्ट करता है। ऑयल ज़्यादा होने की वजह से इन्हें ऑयली इमल्शंस भी बोला जाता है। क्लियर? इनके एग्जाम्पल्स हैं बटर, क्रीम एट्सेट्रा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कंटेनर में ऑयल ज़्यादा अमाउंट में देखो ऑयल, ठीक है, और उसमें ये जो कुछ ड्रॉप्स मैंने बताई हुई है ये किसकी है? वाटर की। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हो गया है किसका हो गया? वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन का। ठीक है, यहाँ पर वाटर जो है डिस्पर्ज है किसमें? ऑयल में। क्लियर? तो वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर दोनों टाइप जो इमल्शन है उनको हमने समझ लिया। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन की। इमल्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है? ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन में कुछ फॉलोइंग एप्लीकेशन से इमल्शन की, जैसे देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है इन डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस में इमल्शन हेल्पफुल है। दैट मीन्स वहाँ पर जब फैट का डाइजेशन होता है तो फैट सबसे पहले इमल्शन में कन्वर्ट होता है देन डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, सल्फाइड ओर्स से जब मेटल का कंसंट्रेशन किया जाता है तो वहाँ पर भी इमल्शन जो है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पाइन ऑयल को यूज़ किया जाता है जो पाइन ऑयल वाटर के साथ में क्या बनाता है? इमल्शन प्रिपेयर करता है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इन वॉशिंग क्लॉथ की जो वॉशिंग होती है उसमें भी इमल्शन का रोल होता है। ठीक है, एंड लास्ट एप्लीकेशन है इन दी फॉर्मेशन ऑफ क्रीम, लोशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, क्रीम एंड लोशन के फॉर्मेशन में भी इमल्शन हेल्पफुल होता है क्योंकि ये एक टाइप के इमल्शंस ही होते हैं। ओके, इसके बाद में इमल्शन से रिलेटेड ठीक है कुछ स्मॉलर टर्म्स हैं उनको भी इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं। उनमें से फर्स्ट जो टर्म है वो है इमल्सीफाइंग एजेंट्स। इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? देखो एक्चुअली में जो इमल्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो उनको स्टेबल करने के लिए
एक्सटर्नली एक थर्ड कंपोनेंट और ऐड किया जाता है। डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम तो है ही सही, उसके अलावा एक थर्ड कंपोनेंट और ऐड किया जाता है इमल्शंस को स्टेबल करने के लिए, उसे ही क्या बोला जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट बोला जाता है। देखो, फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन अ थर्ड कंपोनेंट इज एडेड विच इज़ कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, इमल्शंस को स्टेबल करने के लिए एक्सटर्नली कुछ कंपाउंड, कुछ केमिकल ऐड किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, बात करूं अगर मैं एग्जांपल्स की, तो फॉर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, फॉर OW लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस के लिए प्रोटीन, गम एटसेट्रा इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं। जबकि अगर बात करूं वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस के लिए, तो इन इमल्शंस के लिए हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स के हैवी मेटल सॉल्ट्स, या फिर लॉन्ग चेन अल्कोहल, दैट मीन्स ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बन की लॉन्ग चेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा लैम्प ब्लैक जो काजल होता है, ये सब वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, दैट मीन्स उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म है, और वो इस लेक्चर की लास्ट टर्म है, डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन नाम से पता चल रहा है इमल्सिफिकेशन का रिवर्स प्रोसेस, या बोल लो अपोजिट प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो सिंपली, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इमल्शन बाय वेरियस मेथड्स इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन। ठीक है, किसी भी इमल्शन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको, ठीक है, वेरियस मेथड्स की हेल्प से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है डी इमल्सिफिकेशन। क्लियर? एंड डी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कैन बी डन बाय हीटिंग, बाय हाई कूलिंग ऑफ इमल्शन एंड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इन इमल्शन। ठीक है, जो डी इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इमल्शन को हीट करके, या फिर इमल्शन की हाई कूलिंग करके, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके, या फिर इमल्शन में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, डी इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। आ रही होगी बात समझ में यहाँ तक? ओके।